एवरीवन, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। का पूरा रे ऑप्टिक्स यहाँ पे डिस्कस करना है हमें। तो क्लास 10th में जैसा मैंने बताया कि आपने कॉनकेव मिरर के बारे में स्टडी किया है और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में स्टडी किया है। और ये कॉनकेव मिरर है जिसमें एक प्रिंसिपल एक्सिस होती है, इसके ऊपर आप ऑब्जेक्ट लेते हो। तो हमें देखना होता है कि भाई जिस तरफ ऑब्जेक्ट लेते हो आप वो निगेटिव होता है, और सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट की तरफ जो भी चीज़ें होंगी निगेटिव होगी। ठीक अपोजिट साइड में ऑब्जेक्ट की दूसरी तरफ, मतलब इमेज की दूसरी तरफ, ये जो मिरर बनी हुई है मिरर के सेकेंड साइड में सारी चीज़ें पॉजिटिव होती है, जो साइन कन्वेंशन में होता है। कॉनकेव मिरर इस तरह से भी आप बनाते हो। यहाँ पे ड्रॉ करने के बाद आप देखते हो बहुत बार क्या होता है कि आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि नहीं सर, ऑब्जेक्ट इस तरफ नहीं लेते हम लोग, राइट साइड में नहीं लेते, लेफ्ट साइड में लेते हैं। तो ये कन्फ्यूज़न भी मैं यहाँ पे दूर कर दूँ कि आप लेफ्ट साइड में भी ले लो ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, ऑन लेफ्ट साइड। और इससे जो रे आएगी वो स्ट्राइक करेगी मिरर पे। ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, अगर आप वाट लेते हो आप तो पॉजिटिव होगी। ये मिरर है आपकी, और ये जो लाइन है जो मिरर के पोल से होती हुई जा रही है ये प्रिंसिपल एक्सिस है। और अगर इमेज नीचे की तरफ बनती है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो पर्पल कलर से मैंने दिखाया है, अगर इमेज नीचे की तरफ बनती है तो ये निगेटिव ली जाएगी। हाइट ऑफ अगर बनती है नीचे की तरफ, डाउनवर्ड बनती है तो निगेटिव ली जाएगी, ठीक है। और ये इंसिडेंट लाइट है, जबकि ये डिस्टेंस अगेंस्ट इंसिडेंट लाइट मानी जाएगी दूसरी तरफ जो निगेटिव ले रहे हो आप। और वहीं ये जो मिरर है इसकी दूसरी तरफ, मतलब जिस तरफ आपने लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट लिया है, तो राइट साइड में, मिरर के लेफ्ट साइड में नहीं आके राइट साइड में देखता हूँ मैं, तो राइट साइड में जो भी चीज़ें होंगी, जो डिस्टेंसेस अलोंग इंसिडेंट लाइट होगी वो भी पॉजिटिव होगी। मतलब एक्स एक्सिस का ये एक तरह से ओरिजिन समझा जाए, तो मिरर के पोल पे ओरिजिन मान लिया जाए, तो पोल के राइट साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में निगेटिव, इस तरह से जैसा कि ओरिजिन में भी हम लोग कंसीडर करते हैं। तो लेफ्ट साइड में निगेटिव, पिंक कलर से मैंने अभी एरो देके दिखाया, और राइट साइड में जो भी चीज़ें होंगी पॉजिटिव। तो ऑब्जेक्ट जिस तरफ है उस तरफ सारी चीज़ निगेटिव होगी, और इमेज जिस तरफ है या ऑब्जेक्ट की दूसरी तरफ, इमेज नहीं कहें, ऑब्जेक्ट के ठीक अपोजिट साइड, मिरर की दूसरी साइड, सब कुछ पॉजिटिव लेते हैं हम लोग। तो ये तो हमारा साइन कन्वेंशन था, इसको हमने यहाँ पे देखा। आगे बात करते हैं यहाँ पे कि अगर मान लो कि ये जो मिरर होता है एक स्फेरिकल पोर्शन का बना होता है, तो एक स्फेयर से इस तरह से ये पोर्शन कट कर लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक स्फेयर ब्लैक कलर से बनाया और ए बी पोर्शन को मैंने कट कर लिया। अब जैसे ही ए बी पोर्शन को कट किया, इससे साफ क्लियर हो गया कि इसके इसी ए बी पोर्शन को, ये जो मैं यहाँ पे कलर कर दिया, तो इसको सिल्वर कलर्ड करते हैं। सिल्वर कलर इसलिए करते हो आप ताकि एक गुड रिफ्लेक्टर की तरह ये ट्रीट करे। तो बैक साइड में ये सिल्वर्ड सरफेस होती है, जबकि फ्रंट साइड में गुड रिफ्लेक्टर होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहा जाता है इसको। और ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है, जो पोल पी से मैंने दिखाया यहाँ पे पोल, और जो ए और बी को ग्रीन लाइन से मैं यहाँ पे ज्वाइन कर रहा हूँ, ए बी, जिसका कि एक सरफेस मैंने मिरर बनाने की कोशिश की है। हालांकि ये पूरा मिरर एक स्फेरिकल सरफेस का कटिंग पोर्शन है ए बी। तो ये जो ग्रीन लाइन है इसको आप बोलोगे एपर्चर, इसको लीनियर एपर्चर भी बोल सकते हो आप। और देखो ये ब्लू वाली लाइन को जो बीचों बीच पोल से होती हुई जा रही है, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसका एक सेंटर होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये जो स्फेरिकल सरफेस है इसका एक सेंटर होगा। किसी सेंटर से मिलकर ही आपने इसको पूरा एक सर्कल ड्रॉ किया होगा। तो ये जो सेंटर है, इसके इस मिरर के एक एंड और दूसरे एंड, एक एंड मतलब ए और दूसरे एंड मतलब बी को अगर आप रेड कलर से यहाँ पे मैंने ज्वाइन कर दिया, तो मैं ये देखता हूँ कि एक एंगल बन रही है यहाँ पे, ठीक है ना। ये जो एंगल बनती है सी पे, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इस मिरर का, तो सी पे जो एंगल बनती है, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने लिख दिया, और इसका हाफ होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर का, जो पी से सी तक की जो डिस्टेंस होती है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है।
इसकी ठीक हाफ होती है फोकल लेंथ, पी एफ अगर बोला जाए तो ये फोकल लेंथ है, तो इसकी आधी होती है। और ये जो एंगल, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी क्या होता है? तो ये इस मिरर का एंगल ए सी बी जो होगा वो होता है आपका एपर्चर। ये भी आपका क्या होता है? एपर्चर ही होता है, ठीक है, एपर्चर, लेकिन एंगुलर एपर्चर होता है। जबकि ए से लेके बी तक का जो एपर्चर है ना, ये ग्रीन से जो मैंने लिखा है, ये लीनियर एपर्चर होगा। और एंगल ए सी बी ये जो होगी ये आपकी एंगुलर एपर्चर होगी। जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैंने एक मिरर ड्रॉ किया है, ठीक है, और यहाँ पे इसके बाद मैं रिलेशन भी दिखाऊंगा, रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। तो ये जो है यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए एंगुलर एपर्चर क्या है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जितना पार्ट है इस मिरर का, कॉनकेव मिरर का, एक एंड और दूसरे एंड को ज्वाइन करने पे जो एंगल सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है उसको बोला जाता है एंगुलर एपर्चर। और जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हो आप मिरर वाले इस पोर्शन को, ए से बी तक जिसको आप ज्वाइन किया, इसको लीनियर एपर्चर आप बोल सकते हो। चलिए, इसके बाद मैं एक रिलेशन, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। एफ मतलब फोकल लेंथ है और आर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो कॉनकेव मिरर के लिए, ये जो कॉनकेव मिरर मैंने ड्रॉ किया है, इसके लिए हमें ये रिलेशन देखना है। तो देखो यहाँ पे क्या किया आपने, मैं थोड़ा सा बैक होता हूँ और पीछे करके दिखाऊंगा। ये पोल है आपका, ये एक मिरर है, कॉनकेव मिरर है जिसकी ये पोल है, और कोई रे जो पैरेलल इंसिडेंट हो रही है। पैरेलल मतलब किसके पैरेलल? तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे इस तरह से इंसिडेंट हो रही है। और आफ्टर रिफ्लेक्शन, जैसे कि आपने बताया, मैंने आपसे पूछा भी था कि रिफ्लेक्शन के बाद अगर कोई रे इन्फिनिटी से आती है तो कहाँ पे कट होती है, तो आपने बिल्कुल बताया कि यहाँ पे फोकस पे कट होती है। तो ये देखो, ये यहाँ पे इसका मतलब इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है जो कि फोकस पे कट हो रही है। बिल्कुल सही बताया आपने। और अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये जो रे है वो है आपकी ए बी रे इंसिडेंट हो रही है। और इस बी पॉइंट पे, जो मिरर के जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट हो रही है, उस इंसिडेंट पॉइंट पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ। तो नॉर्मल इस ग्रीन लाइन से मैंने ड्रॉ किया, और ये नॉर्मल जो है ना, हमेशा याद रखना है आपको, हालांकि मुझे पता है आप इस चीज़ को जानते भी होंगे। ये नॉर्मल जो पॉइंट बी पे आप ड्रॉ कर रहे हो, ये प्रिंसिपल एक्सिस के सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पे ज्वाइन करती है। तो ये सी पे ज्वाइन कर रही है। अब आप देखोगे, चूंकि ये नॉर्मल है, बी सी क्या है, इस पॉइंट बी पे नॉर्मल है, तो एंगल ए बी सी जो होगी इंसिडेंट एंगल बनेगी, और एंगल सी बी एफ जो बनेगी ये रिफ्लेक्टेड एंगल बनेगी। तो यहाँ पे ये इंसिडेंट एंगल आई है और दूसरी तरफ देखोगे ये रिफ्लेक्टेड एंगल आर है। और इसको एन से मैंने यहाँ पे छोटा सा एन लिख दिया है ताकि ये आपको पता लगे कि ये नॉर्मल है, ठीक है। अब आप एक चीज़ और ध्यान से यहाँ पे देखोगे, जो ए बी है, जो पैरेलल आई हुई है रे, किसके पैरेलल आई हुई है? तो ये रे पैरेलल आई है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये जो एंगल बन रही है आई, और यहाँ पे एक एंगल बनेगी बी सी और एफ। बी सी एफ पे जो एक एंगल बनेगी, ये देखोगे बी सी एफ पे जो एंगल बनेगी, ये एंगल बनेगी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट एंगल तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे पहले मैं दिखा दूँ, पी एफ आपका फोकल लेंथ है और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, सी पी की जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और आप देखो यहाँ पे मैं लिखा रहा हूँ ए बी इज पैरेलल टू पी सी। ये जो ए बी लाइन है वो प्रिंसिपल एक्सिस पी सी के पैरेलल में है। और एक ये जो कट कर रही है, मैंने दिखाया था अभी आपको, ये आई, देखो मैं एक एक करके दिखाता हूँ फिर से। यहाँ पे ए सी बी ये एंगल, और एंगल बी सी एफ ये वाली एंगल, ए सी बी और बी सी एफ ये वाली एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पे ए बी सी इज इक्वल टू बी सी एफ ऑल्टरनेट एंगल्स है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो एंगल आई अगर ये इक्वल है आर के, तो आई के सामने का ये एंगल एफ बी और आर के सामने का ये एंगल
एफ सी, ये साइड जो होगी मतलब एंगल आई की सामने की साइड एफ बी और एंगल आर के सामने की साइड जो है एफ सी, वो भी इक्वल होगी। तो वैसे केस में एक ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हो ना, अगर ट्रायंगल की दो साइड इक्वल है मतलब एफ बी और एफ सी इक्वल है, तो ये ट्रायंगल किस तरह की ट्रायंगल होगी? आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी। तो ट्रायंगल बी सी एफ बी एफ सी इक्वल टू हमने लिख दिया आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है। अब देखो कभी बहुत बार क्या होता है कि ये जो मिरर है पूरी यहाँ से यहाँ तक आपने देखी है मिरर, ये मिरर इतनी बड़ी है मान लो, और इसको अगर मिरर की साइज काफ़ी छोटी हो, मतलब अगर इसका जो अपर्चर है वो काफ़ी छोटा हो, इस तरह का छोटा हो जैसा यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, तो वैसे केस में जो इंसिडेंट रे होगी ए बी और जो प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो काफ़ी एक दूसरे के क्लोज होंगे, और इंसिडेंट रे का पॉइंट बी जो होगा पी के भी काफ़ी क्लोज होगा, क्योंकि अपर्चर ही काफ़ी छोटा है तो उसके काफ़ी क्लोज होगा। तो यहाँ पे इस तरह से मैं दिखा सकता हूँ बी और पी काफ़ी क्लोज होंगे, पर जब बी समझ लो कि अगर पी के काफ़ी क्लोज होगा तो जो आप सी से लेके बी तक की डिस्टेंस देख रहे हो ना, ये लगभग सी पी के इक्वल होगी, और एफ से बी तक की जो डिस्टेंस है वो भी लगभग एफ पी के इक्वल होगी। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, इन केस ऑफ वेरी स्मॉल अपर्चर ऑफ मिरर पॉइंट बी लाइज वेरी क्लोज टू पी। तो वैसे केस में सी बी जो होगा सी बी इज इक्वल टू सी पी, यही तो मैं बता रहा था, सी बी सी पी के इक्वल होगा, और साथ ही साथ एफ बी भी एफ पी के इक्वल होगा। तो अब आप देखो क्या क्या इस बॉक्स में मैंने लिया है, एफ बी एफ सी के इक्वल है और एफ पी के भी इक्वल है। तो ऐसे केस में एफ बी जो है इक्वल टू एफ सी इक्वल टू एफ पी, और सी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी पी देखो सी से लेके पी तक की डिस्टेंस, मतलब ये हो जाएगा एफ सी प्लस एफ पी। तो डायग्राम से देख लेंगे एफ सी प्लस एफ पी, ध्यान से देख लो, एफ सी एफ से लेकर सी तक का डिस्टेंस जो है और एफ से पी तक की डिस्टेंस। और आपने क्या देखा, एफ सी और एफ पी जो है ऊपर में देखो, एफ सी किसके इक्वल है, वो एफ पी के इक्वल है, तो क्यों ना एफ सी को मैं एफ पी ही लिख दूँ, नीचे वाले में फिर से मैं लिख रहा हूँ एफ पी प्लस एफ पी इक्वल टू सी पी। तो 2 टाइम्स एफ पी हो गया तो 2 एफ पी हो जाएगा, और एफ पी को आप क्या बोल रहे हो, फोकल लेंथ बोल रहे हो, स्मॉल एफ, मतलब उसकी लेंथ को दिखा रहे हो, तो आर इक्वल टू 2 एफ हो गया ना, क्योंकि सी पी ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है और एफ पी फोकल लेंथ है, तो आर इक्वल टू 2 एफ हो गया। इसको बॉक्स में मैं डाल देता हूँ, साथ ही साथ यहाँ पे आप लिख सकते हो एफ इक्वल टू आर बाय 2। ठीक है, ये कॉनकेव मिरर के लिए रिलेशन आपके पास आ जाता है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का। जिस तरह से कॉनकेव मिरर के लिए किया था हमने, कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी वैसे ही करेंगे। ये ठीक हमने ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर बना दी और प्रिंसिपल एक्सिस दिखाया मैंने, इंसिडेंट रे दिखाया, रिफ्लेक्टेड रे दिखाया, और यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे जो गई हुई है उसको पीछे की तरफ मैंने पिंक कलर से प्रोड्यूस किया है, और जहाँ पे ये ज्वाइन कर रही होगी वहाँ पे उसका फोकस होगा, तो ये फोकस है, और ग्रीन कलर से ही यहाँ पे भी मैंने नॉर्मल दिखाया है, तो ये नॉर्मल हो गया। जो अब देखो आपका इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्टेड रे आर, तो आई और आर दोनों इक्वल होंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, ये नॉर्मल था, और एंगल ए बी, इंसिडेंट रे जो है आपकी ए बी है, तो ये देखो ये मैंने मिरर को दिखा दिया रिफ्लेक्टिंग पोर्शन पोल, और जब नॉर्मल को मैंने पीछे की तरफ प्रोड्यूस किया, जैसे फर्स्ट वाले केस में हमने क्या किया था, नॉर्मल को देखा हमने, तो नॉर्मल कहाँ पे ज्वाइन हो रहा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो यहाँ पे भी वैसा ही होगा। ये नॉर्मल को जब आप पीछे की तरफ प्रोड्यूस करोगे तो ये सी पे जाके ज्वाइन करेगा प्रिंसिपल एक्सिस के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। आप देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखने वाली बात, मजे वाली बात ये है कि देखो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये आर और ये आर, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये दोनों आर इक्वल होंगे, और ए बी
फिर से पैरेलल होगी पीसी के, प्रिंसिपल एक्सिस जो ड्रॉ की हुई है, तो ए बी पैरेलल होगी पीसी के। तो वैसे केस में यहाँ पे आई एंगल बन रही है ए बी एन, यहाँ पे जो एंगल बन रही है आई, तो वो जो एंगल ए बी एन होगा वो किसके इक्वल होगा, वो यहाँ पे बनने वाली एंगल मतलब एफ सी बी कह सकते हो, बी सी एफ बी कह सकते हो, इसके इक्वल होना चाहिए। ये वाली एंगल जो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ ब्लैक से मार्क करके, एफ सी बी या बी सी एफ, क्योंकि ये होता है यहाँ पे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से, ठीक है ना, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ये लाइंस उसको बिल्कुल बीचों बीच काट रही है, इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से ये दोनों एंगल सेम होंगे। और जैसा हमने पिछले वाले भी में देखा, अगर दो एंगल इक्वल थी आपकी, यहाँ पे देखो दो एंगल इक्वल थी, तो एंगल के सामने की जो साइड है वो भी इक्वल होती है। तो यहाँ पे भी एंगल के सामने की जो साइड होगी, एंगल बी सी एफ, इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल बी सी एफ में, इसमें ये दोनों साइड्स मतलब आई एंगल के सामने की साइड जो है एफ बी, तो ये हो गई एफ बी, और आर एंगल के सामने की साइड हो गई एफ सी, तो दिस वन इज इक्वल टू एफ सी। तो ये ट्रायंगल हो गई आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब इन केस ऑफ वेरी स्मॉल एपर्चर, तो जैसे पिछली बार हमने लिया था, तो पॉइंट बी और पी काफ़ी क्लोज थे, तो यहाँ पे भी वही बात होगी, बी मस्ट बी क्लोज टू पी, और जब उसके काफ़ी क्लोज होगा तो सी बी और सी पी ये दोनों इक्वल होंगे, और एफ बी और एफ पी भी इक्वल हो जाएंगे। तो सी बी इक्वल टू सी पी और एफ बी इक्वल टू एफ पी। फिर से मैंने बॉक्स में ले लिया, और ऐसे केस में देखो एफ बी इक्वल टू एफ सी इक्वल टू एफ पी, ये तीनों चीज़ इक्वल हो जाएगी, जैसा हमने ऊपर में देखा था यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे एफ बी इक्वल टू एफ सी इक्वल टू एफ पी। और फिर आगे आपको फर्दर सेम रिपीटेशन करना है, जिससे कि आपको कॉन्वेक्स मिरर के लिए आराम से ये फार्मूला आता है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक वही फार्मूला आर इक्वल टू 2f के लिए फार्मूला आपको मिल जाएगा। मिरर फार्मूला फॉर कॉनकेव मिरर यहाँ पे पहले हम लोग देख लेते हैं। अब कॉनकेव मिरर में भी क्या किया आपने, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दी, देखो ऑब्जेक्ट ले लिया, ऑब्जेक्ट से रे आती हुई दिखाई आपने कि देखो जी रे इस तरह से इस पे ऑब्जेक्ट लिया और ये रे इंसिडेंट हुई। अब चूंकि जो रे पैरेलल आ रही है वो तो फोकस से होके ही जाएगी, तो ये फोकस लिख दिया, और एक रे आएगी जो मिरर पे नॉर्मली इंसिडेंट होगी। नॉर्मली इंसिडेंट होने के कारण दूसरी वाली जो रे ये मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, अभी मैंने जो अभी ड्रॉ किया ये वाली रे, ध्यान से देखो, ये वाली रे जो नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है ये उसी पाथ पे वापस रिट्रेस्ड होगी, उसी पाथ को फॉलो करती हुई चली जाएगी। तो ऐसे केस में जहाँ पे भी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे इसकी इमेज बनती हुई आपको दिखेगी। तो इमेज यहाँ पे बन रही है, और अब जो है ओ ऑब्जेक्ट के लिए लिख लिया, ए लिख दिया यहाँ पे एफ लिखा फोकल लेंथ है, ये सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर है, आई है इमेज के लिए, और यहाँ पे बी लिख दिया हमने। अब ट्रायंगल देखेंगे कौन कौन सी ट्रायंगल पे मैं डिस्कस करूँगा। एक ट्रायंगल होगी आपकी ओ ए सी और आई बी सी, तो ओ ए सी सिमिलर ट्रायंगल होगी आई बी सी के। क्यों सिमिलर होगी, क्योंकि देखो आप यहाँ पे एंगल ए ओ सी जो है ये 90 डिग्री बना रही है, उसी तरह से बी आई सी भी 90 डिग्री बना रही है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गई ए सी ओ और बी सी आई, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगी। इसलिए यहाँ पे आपको क्या मिलेगा देखने को कि जी ये दोनों ही सिमिलर ट्रायंगल है, और जब सिमिलर ट्रायंगल होगी तो साइड की रेशियो क्या होगी, इक्वल होगी। अब देखो इसकी हाइट ए ओ, और मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट ए ओ और इमेज की हाइट आई बी, इसका रेशियो दिस वन इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट जहाँ पे है उसकी बेस ओ सी
ओ सी और इमेज जहाँ है उसकी बेस आई सी, इसकी रेशियो दोनों की सेम होगी। ठीक है, अब मैंने यहाँ जो ड्रॉ किया हुआ है इसमें जहाँ पे रे इंसिडेंट हो रही है, ए से मिरर पे जो रे इंसिडेंट हो रही है उस पर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और यहाँ पे लिख दिया मैंने ये पोल तो है ही और एम, ए से एम तक रे इंसिडेंट हो रही थी और नीचे जहाँ पे नॉर्मल डाला है मैंने उस पॉइंट को मैंने एन लिख दिया। ठीक है, अब ठीक जिस तरह से जो प्रोसेस मैंने यहाँ पे किया था दो ट्रायंगल के लिए, वही सेम प्रोसेस यहाँ पे रिपीट करूँगा एम एन और एम एन एफ और बी आई एफ ट्रायंगल के लिए। तो मैं यहाँ पे ट्रायंगल ले रहा हूँ, ट्रायंगल एम एन एफ और ट्रायंगल आई बी एफ इज अ सिमिलर ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पे फिर से एम एन की जो साइड, एम एन जो हाइट्स है वो हाइट आई बी की हाइट, इस दोनों की रेशियो लेनी होगी और फिर दोनों की बेस की रेशियो लेनी, क्योंकि यहाँ पे भी ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है RHS से। तो एम एन अपॉन आई बी देख लो आप, एम एन हाइट है और इमेज की हाइट आई बी है ही पहले से, और एन एफ जो है इसकी बेस है, तो एफ एन या एन एफ जो भी लिखोगे, और एफ बी एफ आई ये जो हमने इसको ले लिया। लेकिन एक चीज़ और भी देखनी होगी आपको, ये जो पॉइंट एन है ये काफ़ी क्लोज होती है पी के, अगर एपर्चर काफ़ी बड़ा रहा तो काफ़ी क्लोज होगी, तो वैसे केस में। और अब ये भी देखो एम एन जो है, एम एन की हाइट अगर आप देख रहे हो तो वो बिल्कुल ए ओ की हाइट के इक्वल है, तो आप एम एन की जगह पे ए ओ भी आप लिख सकते हो। तो ए ओ अपॉन आई बी इक्वल टू एफ एन अपॉन एफ आई। तो दोनों को मैंने बॉक्स में ले लिया है, एक को इक्वेशन 1 मान लो, एक को 2 मान लो। फ्रॉम 1 and 2 आप दोनों को इक्वेट कर लो, ओ सी अपॉन आई सी इक्वल टू एफ एन अपॉन एफ आई। ठीक है, अब सारी चीज़ों की वैल्यू यहाँ पे आपको दिखानी होगी कि क्या क्या है, ओ सी क्या है। देखो ए से एक जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है पोल से, सबकी पोजीशन आपको पोल से मेजर करते हो, आपको अच्छे से पता है। तो पोल से ए ओ तक की जो डिस्टेंस है वो यू है, जिसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप बोलते हो। ठीक है, और पोल से आई जहाँ पे रखी हुई है इमेज की पोजीशन जो है वो वी है। पोल से ही फोकल लेंथ की जो होगी पी से एफ तक की, वो स्मॉल एफ से दिखाओगे फोकल लेंथ होगी, और अगर पी से सी तक की डिस्टेंस लेते हो तो वो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आप लेनी है, और आपको ये भी पता है कि R इक्वल टू 2F होता है, रिलेशन जो हमने ऊपर में स्टडी किया हुआ है। अब देखो OC जो है, अगर मुझे कोई कहे कि भाई OC बताओ कितना है, O से C तक की डिस्टेंस, तो इसको भी मेजरमेंट हमेशा P से मेजरमेंट करते हो आप। तो P से कैसे करेंगे, देखो OC इक्वल टू आप लिख सकते हो OP माइनस PC। अगर OP में PC को माइनस कर दिया जाए तो आपके पास मिलेगा OC, यही तो मिलेगा। लेकिन अब ये OP जो है, आप देखो O से P तक की जो डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, U है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा U। ठीक है, तो मैंने लिखा U, और PC जो है, PC जो R है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो माइनस R। अब साइन कन्वेंशन भी तो अप्लाई करना होगा ना। आपने क्या देखा यहाँ पे, आपने देखा कि भाई ऑब्जेक्ट की तरफ जो भी है वो निगेटिव है, तो ऑब्जेक्ट की तरफ एक तो ऑब्जेक्ट है ऑलरेडी, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वहाँ पे U जो होगी वो क्या होगी, U माइनस में होगा, तो माइनस लगा दिया। और R रेडियस ऑफ कर्वेचर भी तो ऑब्जेक्ट की तरफ ही है कॉनकेव के केस में, तो इसमें भी माइनस R लगाना पड़ेगा। तो अब आपके पास क्या हो गया, माइनस U प्लस R, और ये R को 2F लिख दिया आपने, तो यहाँ पे माइनस U प्लस 2F, ये OC आपको मिल गया। अच्छा चलिए, अब OC की बात हो गई, उसी तरह से मुझे IC, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए OC अपॉन IC, तो IC इसकी डिस्टेंस देखी जाए तो IC को कैसे लोगे, PC में PI को माइनस करोगे तो आपको IC मिल जाएगी। देख लो ध्यान से, P से C में
पी आई को माइनस करना होगा। तो इसकी भी वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है ना। तो अगला चीज़ देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। IC देखो यहीं पे, IC इक्वल टू क्या है, IC इक्वल टू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ PC माइनस PI। PC कितना है, P से C तक की डिस्टेंस, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आप बोलोगे R, तो लिखो R माइनस R होगा, ऑब्जेक्ट की तरफ है, और PI इमेज भी ऑब्जेक्ट की साइड में है, तो PI इक्वल टू माइनस B लिखोगे, माइनस माइनस B, तो R क्या हो जाएगा, माइनस R की जगह पे माइनस 2F लिख दिया, ठीक है, और प्लस B, तो IC का भी काम हो गया। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट FN है, और FN को मैंने बोला कि N पॉइंट जो है आपका काफ़ी क्लोज होता है P के, तो आप उसकी जगह पे F डायरेक्ट लिख सकते हो, फोकल लेंथ, वो भी ऑब्जेक्ट की तरफ है तो वो निगेटिव में ही रहेगा। फिलहाल जो मेरे पास OC का रिजल्ट आया था उस सबको मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। OC इक्वल टू माइनस U प्लस 2F, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और IC की जगह पे भी वैल्यू को मैं पुट कर रहा हूँ माइनस 2F प्लस V। दिस वन इज इक्वल टू FN की जगह पे मैं माइनस F लिख रहा हूँ अपॉन, अब मेरे पास एक पार्ट और रह गया है इसका FI की वैल्यू आपको निकालनी होगी, तो चेक कर लेते हैं FI इक्वल टू क्या होगा। यहाँ पे देखो FI इक्वल टू PI माइनस PF, PI में PF को अगर आप माइनस कर देते हो तो आपको FI मिल जाएगा। तो PI कितना है, P से लेके I तक की जो डिस्टेंस है वो तो माइनस V है, तो माइनस V माइनस PF कितना है, तो फोकल लेंथ, तो माइनस F, तो माइनस V प्लस F, ये आपका FI भी निकल गया। अब इस FI को यहाँ पे आप रख दो, इसकी वैल्यू को, तो ये रख दिया मैंने माइनस V प्लस F, ठीक है। अब सारा काम तो हमारा हो गया है मिरर का, मिरर फॉर्मूले को लेके कैलकुलेशन हमारा मेजर रोल अब प्ले करेगा, क्योंकि इमेज या ड्राइंग के बेसिस में हमने यहाँ तक फाइंड कर लिया है मेजर रिजल्ट। तो माइनस U प्लस 2F क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो माइनस B प्लस F इसको मल्टीप्लाई करना है, दिस वन इज इक्वल टू माइनस F और माइनस 2F प्लस B, ये कर दिया मैंने। चलिए माइनस U और माइनस V दैट मीन्स प्लस UV, ठीक है, माइनस U और प्लस F, तो माइनस UF, ओके, फिर UF माइनस V, UF को माइनस V से करोगे तो माइनस UVF, 2VF, 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ माइनस 2VF, और 2F प्लस में है प्लस F, तो प्लस 2F स्क्वायर, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ देखो आप, ये माइनस F माइनस 2F, तो ये भी होगा आपका माइनस 2F स्क्वायर, ये प्लस 2F स्क्वायर हो जाएगा, माइनस F माइनस 2F, तो प्लस 2F स्क्वायर, और माइनस F प्लस V, तो माइनस VF या माइनस FV लिख सकते हैं इसको। 2F स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर था, ये दोनों कैंसिल हो गया आपका। अब ये जो 2VF है माइनस 2VF लेफ्ट साइड में, इसको लेके मैं राइट साइड आ जाता हूँ, तो ये हो गया 2VF माइनस VF, FV को मैं VF लिख सकता हूँ, बाकी उस तरफ जो भी है उसको मैं लिख देता हूँ UV माइनस UF, इतना रह गया। 2VF में VF माइनस करोगे तो सिर्फ VF रह जाएगा राइट साइड, और ये UV माइनस VF UF रह गया आपके पास। अब दोनों ही तरफ मतलब LHS और RHS साइड को मैं डिवाइड कर रहा हूँ UVF से, डिवाइड बोथ साइड बाय UVF, तो देखो आपके पास क्या रह गया, यहाँ पे UV है तो F रह गया, तो 1/F लिखोगे आप इसको, फिर दूसरे में UF है तो V रह गया आपका, 1/V लिखोगे, दिस वन इज इक्वल टू 1/, अब VF है तो U रह जाएगा आपका, 1/U लिखोगे। इसको अरेंज कर लेते हैं, 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U, यही है आपका मिरर फार्मूला। तो इस तरह से ये मिरर फार्मूला चाहे कॉनकेव के लिए हो या कॉन्वेक्स के लिए, दोनों के लिए सेम रहेगा। देखते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन होता क्या है। मैग्नीफाई होना मतलब या तो मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज करना या मल्टीपल टाइम डिक्रीज करना, उसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन।
और लीनियर मतलब लेंथ वाइज उसकी मैग्निफिकेशन होना। तो सीधा कहा जाए कि तो द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन, और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन भी इसको बोला जाता है। तो m से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हाइट वाइज देखा जाए तो h2/h1, h2 जो होती है हाइट ऑफ इमेज होती है, जबकि h1 जो होती है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होती है। और दिस वन इज इक्वल टू -v/u। v जैसा कि हमने अभी रे डायग्राम में देखा था, v जो है इमेज की डिस्टेंस है और u जो है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। तो इस तरह से लीनियर मैग्निफिकेशन हो गया आपका। अब लीनियर मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ u एंड f, बहुत बार लीनियर मैग्निफिकेशन यहाँ पे अगर आपने देखा तो h2/h1 या -v/u तो देखने को मिलता है, लेकिन कुछ न्यूमेरिकल्स इस पे भी बेस्ड होते हैं कि लीनियर मैग्निफिकेशन में u और f, चूँकि ऊपर वाला जो लीनियर मैग्निफिकेशन है इसमें u है लेकिन फोकल लेंथ नहीं है। तो अगर कुछ क्वेश्चन आ गया जिसमें u और f दिया हुआ हो तो वहाँ पे लीनियर मैग्निफिकेशन कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, ये फार्मूला जो बताने जा रहा हूँ मैं, इससे आप निकाल सकते हो। देखिए जैसे मिरर फार्मूला होता है 1/v u + 1/v = 1/f, ये होता है आपका मिरर फार्मूला, अभी हमने देखा ही। और मल्टीप्लाई करना है इसको, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय u। तो अगर u से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको बचेगा, ऊपर में अगर आप u से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये 1 बचेगा प्लस u/v बचेगा, 1 प्लस u/v, और राइट साइड में आपको u/f बचेगा। तो ये आपका मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है। और हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए, वो ये यहाँ पे देखो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि ये जो v/u है, यहाँ पे जो आप देख रहे हो v/u, ये v/u के टर्म में आना है। तो मेरे पास तो नीचे जब मैं लेके आ रहा हूँ तो u/v आ रहा है, क्यों ना इसी को रेसिप्रोकल कर दिया जाए जिससे कि जो मैं चाह रहा हूँ वो मुझे मिल जाए। तो करके देखते हैं। अभी मैं एक एक करके सिस्टमेटिक वे में मूव करूँगा इसके लिए। तो अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको -u/v, मैं -u/v = आप लिख सकते हो इसको 1 - u/f, ऐसा लिख सकते हो। तो एलसीएम लोगे अगर तो ये हो जाएगा f - u/f। अब आप यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल कर दो, मतलब m = क्या होता है -v/u। तो जैसा ऊपर में आप देख रहे हो -u/v है, तो उसको आपने अगर उल्टा कर दिया है तो ये जो टर्म आपके पास आ रहा है f - u/f, इसको भी आपको उल्टा करना पड़ेगा। तो आप लिखोगे f/f - u। तो ये टर्म्स आपके पास आ जाता है, जो कि f और u के टर्म में मैग्निफिकेशन आपको मिल जाता है। तो u और f के टर्म में लीनियर मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ u एंड f। ठीक यही काम अगर आपको दूसरे टर्म में भी लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखने को मिले, अभी f और v के टर्म में मांगे कोई, तो आप वहाँ पे भी निकाल सकते हो कि f और v के टर्म में भी लीनियर मैग्निफिकेशन निकाला जा सकता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे ये करना पड़ेगा। देखो रेड कलर से जो मैं यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो अभी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे आपने u से मल्टीप्लाई किया था, अभी v से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय v। तो v से जब आप मिरर फॉर्मूला को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा, देखो v/u, तो ये आ गया v/u + 1 = v/f, ठीक है। और v/u = आपके पास -v/u अगर आप लिखोगे तो दिस वन = 1 - v/f मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये मिल जाएगा। और जैसे ही ये मिलता है आप इसको लीनियर मैग्निफिकेशन के टर्म्स में आप लिखना चाह रहे हो यहाँ पे, तो देखो क्या लिखोगे इन टर्म्स ऑफ v एंड f। तो 1/u + 1/f = मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड बाय v। तो ये टर्म्स आपके पास मिल रहा है, देखो यही आपको मिला। और यहाँ पे -v/u = 1 - v/f, जिसको कि आप लिखोगे f - v/f। तो m = कितना हो जाएगा, f - v/f। तो ये v और f के टर्म में आपको लीनियर मैग्निफिकेशन यहाँ से मिल जाएगा। जब भी मैग्निफिकेशन से रिलेटेड चीज़ों को देखना हो तो आपको ये पॉइंट्स आपके दिमाग में रहना चाहिए कि सेम मिरर फार्मूला इज वैलिड फॉर कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। दोनों के लिए जैसा मिरर फार्मूला सेम रहेगा, जैसे मैंने बताया 1/v - 1/u = 1/f। ऐसा नहीं कि कॉनकेव के लिए अलग होगा और कॉन्वेक्स के लिए अलग होगा, दोनों के लिए सेम होंगे।
दूसरी चीज, इफ m जो मैग्निफिकेशन है अगर ग्रेटर होता है 1 से, तो समझ लेना चाहिए यहाँ पे कि क्या क्या वैल्यू होगी। अगर लेस देन 1 होगा तो क्या सा होना चाहिए, और अगर इक्वल टू 1 हुआ तो क्या होना चाहिए। पहले इस तीनों पे बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर मैग्निफिकेशन आपका लेस देन 1 है तो इससे समझ में आएगा कि इमेज इज मैग्नीफाइड, और अगर लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है तो मैग्नीफाइड है, मतलब बड़ा है, इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी है, और अगर लेस देन है तो इमेज इज डिमिनिश्ड, मतलब ऑब्जेक्ट से छोटी होगी, और इक्वल है दैट मीन्स इमेज इज ऑफ सेम साइज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसा कि आपने यहाँ पे एक बार मुझे बताया भी आपने, मैंने जैसे शुरू में क्वेश्चन पूछा था कि अगर सी पे रखेंगे, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं, तो कहाँ पे बनती है इमेज, तो आपने बोला सी पे बनती है, मतलब सेम साइज की बन रही है, तो m इक्वल टू 1 वहाँ पे मैग्निफिकेशन माना जाएगा। उसके बाद अगर m जो है वो पॉजिटिव है तो v भी पॉजिटिव होगा, ठीक है, मतलब इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज उस केस में वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। बिल्कुल एक तरफ से पूरा रिव्यू हो जाएगा यहाँ पे आपका कि क्या क्या पोजीशन हो सकती है। दूसरी बात, अगर m आपका निगेटिव है, मतलब मैग्निफिकेशन निगेटिव है, तो इमेज क्या होगी आपकी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं मैग्निफिकेशन को लेके।